नमस्कार। एक बार फिर से चलिए बात करते हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव की। अब नतीजे आ गए हैं। कल हमने चर्चा की थी, विश्लेषण हमने किया था, जो मैंने महसूस किया था चुनाव की घोषणा के बाद पार्टियों के चुनाव प्रचार को लेकर, उनकी रणनीतियों को लेकर, उम्मीदवारों के बनाए जाने से लेकर और फिर वोटिंग के दिन और फिर वोटिंग के बाद एग्जिट पोल जो आया, उसको लेकर हम लोगों ने चर्चा की थी। हमारा जो अपना विश्लेषण था, हमारी जो अपनी सोच थी, समझ थी, उसके आधार पर कि अगर जो एग्जिट पोल हैं, उसी एग्जिट पोल के आसपास नतीजे आएँगे दिल्ली विधानसभा चुनाव के, तो फिर उसके पीछे की वजह क्या होगी, उन तमाम वजहों पर हम लोगों ने चर्चा की थी। आज अब नतीजे आ गए हैं और नतीजे जो आए हैं, वो एग्जिट पोल के आसपास ही आए हैं। 10 एग्जिट पोल्स आए थे, उनमें से 8 में भारतीय जनता पार्टी को बड़ी जीत के साथ सरकार बनाते हुए दिखाया गया था और 2 अ, आम आदमी पार्टी को सरकार बनाते हुए एग्जिट पोल आए थे। लेकिन जो पोल्स ऑफ द पोल था, जो एवरेज था, उसमें भारतीय जनता पार्टी को 44 और आम आदमी पार्टी को 25 सीटें दी जा रही थीं और देखिए करीब-करीब वही रहा। 48 सीट भारतीय जनता पार्टी और 22 सीटों पर आकर आम आदमी पार्टी सिमट गई। लेकिन इस चुनाव में 2015 और 2020 की तरह ही वही स्थिति रही, कांग्रेस की शून्य, नील बटा सन्नाटा। कांग्रेस एक सीट भी नहीं जीत पाई। 70 सीटों पर कांग्रेस लड़ी। भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के खिलाफ अपने उम्मीदवार उतारे। राहुल गांधी ने कई सभाएं की, प्रियंका गांधी ने कई सभाएं की, मल्लिकार्जुन खड़गे भी उतरे, पार्टी के तमाम बड़े नेता भी आए थे प्रचार करने के लिए, अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के पक्ष में वोट की अपील की। शीला दीक्षित के 15 साल के शासन की उपलब्धियां भी गिनाई, लेकिन वो सब काम नहीं आया और 60 से ज्यादा सीटें हैं जिन पर कांग्रेस की जमानत जब्त हो गई। अब कांग्रेस का प्रदर्शन ऐसा क्यों रहा? अब इस पर कांग्रेस मंथन करे, बाकी लोग भी मंथन करें। लेकिन आम आदमी पार्टी 67 जो 2015 में जीती थी सीटें और 62 सीटें जीती थी जो 2020 में, इस बार 22 पर कैसे आ गई? 40 सीटों का जो नुकसान हुआ, वही 40 सीटों का फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला। 8 सीटें पिछली बार जीती थी, 48 सीटें, 40 सीटें आम आदमी पार्टी से खींची। और देखिए, जितने बड़े-बड़े नाम थे, आतिशी को छोड़ दिया जाए तो करीब-करीब सभी आम आदमी पार्टी के बड़े नेता इस चुनाव में धराशायी हो गए, हार गए। खुद अरविंद केजरीवाल, जिनके बारे में यह कहा जा रहा था कि अरविंद केजरीवाल की सीट फंसी हुई है, हार सकते हैं, लेकिन कोई अ, मुखर होकर नहीं कह रहा था कि अरविंद केजरीवाल हार जाएंगे, क्योंकि एक संशय की स्थिति बनी थी। लेकिन प्रवेश वर्मा चुनाव लड़े भारतीय जनता पार्टी से, साहिब सिंह वर्मा पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे और शीला दीक्षित पूर्व मुख्यमंत्री, उनके बेटे संदीप दीक्षित कांग्रेस से चुनाव लड़े। सभी ने जमकर मेहनत की। 25,999 वोट अरविंद केजरीवाल को मिले, 30,088 वोट प्रवेश वर्मा को मिले और 4,568 वोट संदीप दीक्षित को मिले। 4,089 वोटों के अंतर से अरविंद केजरीवाल हारे, प्रवेश वर्मा जीते। यहां से यही स्थिति देखिए जंगपुरा, पार्टी के दूसरे बड़े नेता, पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पटपड़गंज से चुनाव लड़ते थे, वहां से जीतते थे। पिछली बार का फासला बहुत कम था, तो इसलिए वो सीट बदले, जंगपुरा चले गए, लेकिन जंगपुरा में भी उन्हें हार का ही सामना करना पड़ा। बहुत ही कम वोटों के अंतर से हालांकि वो हारे। बड़ा ही निकट की टक्कर थी, मतलब कड़ी टक्कर थी तरविंदर सिंह मारवाह के साथ और वो जीत गए तरविंदर सिंह मारवाह। भारतीय जनता पार्टी ने 3 सिख उम्मीदवारों को इस चुनाव मैदान में उतारा था। तरविंदर सिंह मारवाह को जंगपुरा से वो चुनाव जीते। अरविंदर सिंह लवली को गांधीनगर से चुनाव मैदान में उतारा था, वो चुनाव जीते और मनजिंदर सिंह सिरसा को राजौरी गार्डन से चुनाव मैदान में उतारा था, वो भी चुनाव जीते, चुनाव जीत गया। अब देखिए राजेंद्र नगर, दुर्गेश पाठक वो हार गए। आतिशी कालका जी से
चुनाव लड़ रही थीं और उनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने रमेश बिधूड़ी को अपना उम्मीदवार बनाया था, अलका लांबा को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया था। लेकिन रमेश बिधूड़ी वहां से हार गए, आतिशी चुनाव जीत गई। अ, चुनाव में मतगणना जब हो रही थी तो कभी आतिशी पीछे हो जा रही थी, कभी रमेश बिधूड़ी आगे हो जा रहे थे। आखिरी आखिरी मोड़ तक यही स्थिति थी, लेकिन बाद में आतिशी ने उसको कवर किया अपने डिफरेंस को और फिर वो वहां से चुनाव जीत गई। आर के पुरम से अनिल शर्मा यहाँ भारतीय जनता पार्टी के चुनाव जीते। वो आर के पुरम वो विधानसभा क्षेत्र है जहां पर 2024 के लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी इस विधानसभा के सेगमेंट में पिछड़ गई थी, लेकिन इस सीट पर अनिल शर्मा ने जीत दर्ज की है। कस्तूरबा नगर से नीरज बसोया भारतीय जनता पार्टी के जीते। इस तरह की तमाम जो सीट्स हैं, उन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई और आम आदमी पार्टी के अब सोमनाथ वहां से चुनाव लड़े थे, मालवीय नगर से, वो हार गए। सतीश उपाध्याय वहां से चुनाव जीते। इसके साथ ही अगर आप देखिए तो कपिल मिश्रा करावल नगर से चुनाव जीते। सोमनाथ भारती के बारे में हमने आपको बताया है कि मालवीय नगर से वो हार गए। सतीश उपाध्याय वहां से चुनाव जीते। सौरभ भारद्वाज पार्टी के एक और बड़े नेता, सरकार में मंत्री, बड़े मामलों पर आकर वो पार्टी को डिफेंड करते थे मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, वो भी चुनाव हार गए और वहां से शिखा राय भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार थी और वो उन्होंने जीत दर्ज की। तो अब देखिए, ये जो पूरा चुनाव है, ये जो पूरा दिल्ली का विधानसभा का चुनाव हुआ 2025 में, इस चुनाव में कई फैक्टर्स काम किए। हमने कल जब हम चर्चा कर रहे थे तो हमने कहा था कि फ्रीबीज की जो शुरुआत की थी आम आदमी पार्टी ने 2015 में और 2020 में, तो उसका फायदा उसे मिल रहा था। इस बार भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने भी समझ लिया कि बिना इसके हम आम आदमी पार्टी को नहीं किनारे कर सकते हैं। तो फ्रीबीज भारतीय जनता पार्टी ने भी दी। उसने कहा कि जो योजनाएं हैं वो जारी रहेंगी और बाकी हम और भी देंगे। आयुष्मान भारत की बात की, ये सब काम किया। इस चुनाव की एक और खासियत थी। अब देखिए, महाराष्ट्र के चुनाव की बात कर लें या हरियाणा के विधानसभा चुनाव की बात हम कर लें, तो इस चुनाव प्रचार में योगी आदित्यनाथ आए थे और उन्होंने नारा दिया था, बटेंगे तो कटेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, एक रहेंगे, सेफ रहेंगे, नेक रहेंगे। इसका असर महाराष्ट्र में भी देखने को मिला, इसका असर हरियाणा में भी देखने को मिला और नतीजे आए। लेकिन इस बार दिल्ली के विधानसभा के चुनाव में ऐसी कोई बात नहीं हुई, कोई नारा इस तरह का नहीं दिया गया। खुद योगी आदित्यनाथ भी आए थे चुनाव प्रचार में, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी की नाकामियों की चर्चा हुई, भारतीय जनता पार्टी के संकल्पों की चर्चा हुई और उसी पर आम आदमी पार्टी को घेरा भारतीय जनता पार्टी ने और उस घेरे में आम आदमी पार्टी घिरती चली गई। अब इससे बाहर निकलने के लिए जब यमुना की बात हुई तो उसने कह दिया कि हरियाणा वाले तो इसमें अमोनिया डाल रहे हैं, हरियाणा वाले इसमें जहर डाल के पानी दिल्ली की तरफ सप्लाई कर रहे हैं और यमुना का पानी जहरीला है। उसके पीछे की बड़ी वजह हरियाणा है जो कि जहर उसमें डाल रही है। अब ये जो बात है, ये एक हास्यास्पद बात रही। टर्निंग पॉइंट इस चुनाव का 1 फरवरी को निर्मला सीतारमण के बजट के दौरान 12 लाख की टैक्स स्लैब में छूट जो था, उसकी जो घोषणा हुई थी वो रहा और मिडिल क्लास जमकर वोट देने के लिए सामने आया। देखिए, जो मुफ्त की योजनाएं हैं उसका लाभ, जो कुछ भी लाभ, जितना भी लाभ उठा सके दिल्ली के लोग, उन लोगों ने उठाया। लेकिन दिल्ली के लोगों
को ज़रूरत ये थी कि पानी का बिल तो आप माफ़ कर रहे हो, लेकिन साफ पानी उन्हें मिल नहीं रहा है। गर्मियों में पानी की किल्लत होती है। ये आज से नहीं, पहले से होती आ रही है। 10 साल में कभी इस समस्या के समाधान के लिए आम आदमी पार्टी के मुखिया, जब दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल थे, या उसके बाद जब अ, आतिशी बनी, कुछ ही समय के लिए बनी, लेकिन वो दौर था, तो उन लोगों ने कभी इसको गंभीरता से नहीं लिया और इस समस्या के समाधान के लिए कभी गंभीरता दिखाई नहीं। टैंकर घोटाला भी सामने आया। ये एक समस्या ऐसी है जिसको एड्रेस हर बार की करते थे लोग। लोगों को दिक्कतें होती थी। काम-धंधा छोड़कर वो आते थे, टैंकर आ रहा है, टैंकर के साथ लाइन में लगे हैं, गर्मी में, धूप में लाइन में लगकर टैंकर से पानी ले रहे हैं। तो ये आप समझ सकते हैं कि ये दिल्ली के लोगों की बेबसी, लाचारी, और इसके लिए कोई नीति नहीं थी। ये आरोप केंद्र की सरकार पर लगा रहे थे। लेकिन हम जानते हैं कि हरियाणा से हमको पानी चाहिए दिल्ली के लिए, हमें उत्तर प्रदेश से पानी चाहिए, हमें हिमाचल के रास्ते भी पानी चाहिए, पंजाब के रास्ते भी पानी चाहिए। तो कम से कम इन सरकारों के साथ बैठकर हम बात करें, दिल्ली की सरकार बात करे, एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में बात हो, लेकिन कभी बात नहीं। चिट्ठी लिखी जाती थी और फिर आरोप लगा दिया जाता था वो पानी नहीं दे रहे। पानी की जब किल्लत होती थी उसी समय जगते थे। दूसरी समस्या प्रदूषण की। ठीक है, प्रदूषण दिल्ली में है और इसके अलावा दूसरे राज्यों में भी है, लेकिन दिल्ली कैपिटल है। दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति भयावह हो जाती है और आप महसूस कर सकते हैं, लोग महसूस करते हैं, जब दिल्ली में प्रदूषण का लेवल 500 के पार जब चला जाता है, एक्यूआई जब 500 के पार चला जाता है, तब आँखों में जलन होने लगती है, आँखों से पानी आने लगता है, आपको खाँसी आने लगेगी, गले में खराश होने लगेगी, इस तरह की चीज़ें महसूस होती हैं। उसके लिए कोई रास्ता नहीं देखा जा रहा था। कैसे होगा, एक ऑड इवन सोच लिया, उसी को लगा रहे हैं। इंजन ऑन, इंजन ऑफ, ये कुछ एक फ़ॉर्मूला था। बहुत होगा तो ग्रैप 1, ग्रैप 2, ग्रैप 3, ग्रैप 4 कर देंगे। ये क्षणिक है, उस समय के लिए है, लेकिन ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। परमानेंट सॉल्यूशन इसके लिए देखना पड़ेगा कि भाई अगर दिल्ली के आसपास इलाकों में, अगर दिल्ली में कुछ कारखाने हैं, तो उनको हमको हटाना होगा। इसका कहाँ से इतना धुआँ आ रहा है, उस धुएँ से कैसे निजात करेंगे? पराली की एक बड़ी समस्या, पराली को लेकर पहले पंजाब पर फेंका जाता था और पंजाब में जब उनकी सरकार बन गई, तो फिर अब उत्तर प्रदेश के, पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर फेंका जा रहा है। उस पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो जला रहे हैं, उसकी वजह से हो रहा है। ये तो उसकी वजह से हो रहा है, तो ये एक प्रदेश के मुख्यमंत्री की ज़िम्मेदारी है कि वो उस प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ या उस प्रदेश के दोनों जो पर्यावरण मंत्री हैं, उनके साथ बात करें। अगर नहीं बात बन रही है, तो केंद्र सरकार को भी इसमें साथ लें। बार-बार कोर्ट इंटरफेयर कर रहा था। तो ये समस्या, देखिए ये आम लोगों की समस्या, और ये जो समस्याएँ हैं, इन समस्याओं से लोगों को परेशानी होती है, क्योंकि स्कूल बंद कर दिए जाते थे। बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे, क्योंकि ये स्थिति इतनी भयावह हो जाती थी, एक्यूआई इतना ज़्यादा हो जाता था। बारिश हो जाए, तो आधी दिल्ली डूब जाती है। अभी तक तो था कि दिल्ली में ठीक है, इनकी सरकार थी, एमसीडी भारतीय जनता पार्टी के पास थी, लेकिन अब एमसीडी में भी ये लोग आ गए, तो अब कहाँ से बचना? लेकिन इसके बावजूद केंद्र पर ही फेंकना, केंद्र से लड़कर आप नहीं अपने प्रदेश का विकास कर सकते, अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते। देखिए 15 साल शीला दीक्षित थीं, और शीला दीक्षित उस दौर में भी थी जब केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, और शीला दीक्षित उस दौर में भी थी जब दोनों कांग्रेस की ही सरकार थी। लेकिन कभी टकराहट नहीं हुई शीला दीक्षित के
सरकार का, अटल जी की सरकार के साथ, एनडीए की सरकार के साथ। जो समस्याएँ थीं, उन समस्याओं को सरकार के सामने रखती थी और उन समस्याओं के साथ समाधान भी निकलता था। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार थी 1993 से 98 तक, उस समय केंद्र में दूसरी सरकार थी, तो उस समय भी समस्याएँ टकराहट से कभी समस्या का हल नहीं हो सकता। और आम आदमी पार्टी को लग रहा था, अरविंद केजरीवाल को लग रहा था, उनकी टीम को लग रहा था कि हम इस तरह का माहौल बनाएँगे, तो जनता हमारे साथ रहेगी, हमारे साथ सिम्पैथी होगा कि हम केंद्र के साथ। लेकिन देखिए उसका नुकसान ये है कि लोकसभा के चुनाव में एक भी सीट इन लोगों को नहीं मिली 2014, 2019 और 2024 में। और आज जब प्रधानमंत्री बोल रहे थे, जब ये बात आ रही है तो मैं वो प्रधानमंत्री की बात भी कहूँ। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज कांग्रेस ने डबल हैट्रिक बनाया। डबल हैट्रिक मतलब कि 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों में से। और 2015, 2020 और 2025 के विधानसभा चुनाव में भी एक भी सीट इन 70 सीटों में से कांग्रेस को नहीं मिली। तो एक हैट्रिक उधर, एक हैट्रिक इधर, डबल हैट्रिक कांग्रेस को। अब देखिए, कांग्रेस की बात अगर करें तो कांग्रेस का भी एक बड़ा रोल है भारतीय जनता पार्टी को इस जीत में। कांग्रेस का रोल इसलिए कि अब ठीक है, अब आप लोग कहेंगे कि कांग्रेस को तो वोट ही नहीं मिली, 7 से ज़्यादा सीटों पर कांग्रेस की ज़मानत ज़ब्त हो गई, तो उसने क्या किया? 6 लाख के आसपास कांग्रेस को वोट मिले हैं इस चुनाव में, 70 सीटों पर जो चुनाव लड़ी कांग्रेस। लेकिन कांग्रेस का रोल ये कि कांग्रेस ये जानती थी कि हम सरकार नहीं बना सकते। कांग्रेस ये जानती थी कि हम दहाई अंक में पहुंच जाएंगे सीटों के मामले में, उसको ये भी पता था कि नहीं पहुंचने जा रही है। उसके सामने था कि वो खाता खोल ले, कुछ सीटें आ जाए, और उसकी प्रायोरिटी थी कि आम आदमी पार्टी हारे, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के वोट बैंक पर कब्जा जमा लिया और कांग्रेस की स्थिति यह हो गई कि एक भी सीट कांग्रेस नहीं जीत पा रही है। तो उसकी प्रायोरिटी थी कि इनको मैदान से बाहर निकालो। तो फिर 5 साल बाद जब चुनाव होगा, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच चुनाव होगा, तो कांग्रेस उसमें एक मजबूत दावेदार के तौर पर उभर सकती है। अब देखना होगा कि इन 5 सालों के दौरान कांग्रेस क्या उसका मूव होता है। बहरहाल चुनाव बहुत अच्छा रहा और इस चुनाव की वजह से कांग्रेस को भी अपनी कमी के बारे में पता चला और ये भी साफ हो गया कि सिर्फ लड़ाई करने से, एक दूसरे पर दोषारोपण करने से नहीं होगा, काम करना होगा। काम आप करेंगे तभी आपको वोट मिलेगा। अब आम आदमी पार्टी काम नहीं जुड़ा पाती। आम आदमी पार्टी के हमने बिजली का बिल माफ किया, हमने पानी का बिल माफ किया, हमने बस में महिलाओं को फ्री यात्रा की सुविधा दी, हम आएंगे तो हम छात्रों को डीटीसी की बसों में फ्री पास देंगे और मेट्रो में भी 50% का हम उन्हें मेट्रो के टिकट में उन्हें 50% की सुविधा देंगे, टिकट 50% ही लगेगा, 50% माफ कर देंगे, महिलाओं को हम 2100 रुपए देंगे। वो यही कहती रही। उसने ये नहीं कहा कि हमने फलां सड़क बनवाए, हमने इस गली का सीवर की समस्या उठी, पानी नाले की समस्या उठी, यमुना की समस्या उठी। यमुना के बारे में कोशिश ही नहीं की गई। अगर आप यमुना को ठीक नहीं करेंगे, यमुना को साफ नहीं करेंगे और आपके पास यमुना है और यमुना के रहते हुए आपको पानी की दिक्कत हो रही है, तो ये कितनी शर्म की बात है। ठीक है, पहले की जो सरकारें थीं उन लोगों ने नहीं किया, लेकिन अब आप तो 10 साल हैं, 10 साल थे। इन 10 सालों में आपने क्या किया? आप भी तो कुछ नहीं कर पाए। तो ये था, भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हम यमुना रिवर फ्रंट बनाएँगे और यमुना दिल्ली की पहचान बने या यमुना की पहचान से दिल्ली की पहचान बने, ये हम करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी ने कहा और उसका लोगों को इसका
असर भी दिखाई दिया। अब चलिए, हो गया, चुनाव हो गया, नतीजे आ गए, मुख्यमंत्री कौन बनेगा? एक बड़ा सवाल। भारतीय जनता पार्टी के सामने। अब पत्ते कब खोलेंगे ये तो नहीं पता, लेकिन एक चीज़ देखिए कि नरेंद्र मोदी के दौर की जो भारतीय जनता पार्टी है, उसमें तमाम कयास लगाए जाते हैं, लेकिन एक नाम ऐसा आ जाता है, जिसके बारे में कोई कल्पना ही नहीं की गई, कल्पना ही नहीं की जाती है। जैसे मोहन यादव, कोई सोचा भी नहीं था। और अ, आप देखिए राजस्थान में भजनलाल शर्मा, इनके बारे में भी कोई नहीं सोचा था। उड़ीसा में इस तरह से अचानक नाम आता है, एक ऐसा नाम जो कि सबको आश्चर्यचकित कर देता है। अब दिल्ली में वो कौन-सा नाम आएगा? क्या प्रवेश वर्मा बनेंगे? ये भी एक चर्चा हो रही है। प्रवेश वर्मा का इसलिए भी कि उन्होंने नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल को हराया है। सबसे मजबूत, सबसे बड़े चेहरे को हराया है, क्योंकि ये चुनाव अरविंद केजरीवाल के पक्ष और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ही लड़ा गया। आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के पक्ष में, अरविंद केजरीवाल को लेकर चुनाव लड़ रही थी, और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ रही थी। उसको प्रवेश वर्मा ने नई दिल्ली में उन्हें मात दी है। तो क्या वो एक बड़े चेहरे, क्योंकि उनका अपना अनुभव भी है, लोकसभा में भी रह चुके हैं, सदस्य रह चुके हैं। इस बार वो चुनाव उन्हें नहीं लड़ाया गया, शायद वो रणनीति का हिस्सा रहा हो। तो क्या अरविंद केजरीवाल वो चेहरा हो सकते हैं? एक और बड़ा नाम है, मालवीय नगर से सतीश उपाध्याय जीते हैं। सतीश उपाध्याय भी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता हैं, लंबा अनुभव है। वो अ, दिल्ली प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। अब ये सब कयास हैं, ये सब नाम हैं जिन पर हम कयास लगा रहे हैं। अब कौन बनेगा वो ये साफ नहीं है, लेकिन ये नाम हैं। कुछ नाम और भी चर्चा में आएँगे, और उन उन नामों पर भी चर्चा ज़रूर होगी। ये भी कहा जा रहा है कि क्या सिख कम्युनिटी से कोई बनेगा, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है, क्योंकि अरविंदर सिंह लवली, मनजिंदर सिंह सिरसा और तरविंदर सिंह मारवा में से किसी को बनाया जाएगा। मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि इन लोगों में से किसी को बनाया जाएगा। तो ये अभी तक तो यही नाम चल रहा है, लेकिन अब ये भी कुछ लोग कह रहे हैं कि क्या जो चर्चा हो रही थी, तो कुछ लोगों ने कहा कि बांसुरी स्वराज को तो मुख्यमंत्री की कमान नहीं सौंपी जाएगी, सांसद हैं नई दिल्ली से। सुषमा जी अ, की बेटी हैं, सुषमा जी मुख्यमंत्री थीं, उन्हीं के अ, नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ी थी, लेकिन वो हार गई थी। भारतीय जनता पार्टी, और जब सत्ता से उसके बाद से दूर ही रही, और इस बार अभी 27 साल के बाद फिर से जीती है। मनोज तिवारी का भी नाम आ रहा है, चर्चा चल रही है। लेकिन मुझे लगता है कि किसी सांसद को बीजेपी दिल्ली की कमान नहीं सौंपने जा रही है। दिल्ली की कमान भारतीय जनता पार्टी इन्हीं 48 विधायकों में से ही किसी को देगी, ये भी एक बात सामने आ रही है। अब कई सारी बातें हैं। 2020 के मुकाबले विधानसभा का जो चुनाव हुआ था, उसमें जो वोटिंग हुई थी, उसमें करीब-करीब 40 सीटें जो ऐसी हैं जिस पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की, और वही 40 सीटें आम आदमी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है। तो ये कुछ ऐसे हैं नतीजे जो आए हैं, और उन नतीजों का विश्लेषण हो रहा है। और इन नतीजों में चलिए ज़रा जल्दी से हम आपको बता दें कि 70 जो सीटें आई हैं, नतीजे जो आए हैं दिल्ली के, उसमें नई दिल्ली सीट से ही शुरू करते हैं। आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल चुनाव हारे, बीजेपी के प्रवेश वर्मा यहाँ से चुनाव जीते। दूसरी सीट जो बहुत इम्पोर्टेंट थी, जिस पर सबकी नज़र थी, जंगपुरा सीट, वहाँ से आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया चुनाव हारे। तरविंदर सिंह मारवा भारतीय जनता पार्टी से जीते। राजौरी गार्डन से आम आदमी पार्टी की धनवती चंदेला
ये चुनाव हारी और बीजेपी के मनजिंदर सिंह सिरसा यहाँ से चुनाव जीते। पटपड़गंज सीट से आम आदमी पार्टी के अवध ओझा लड़े थे, वो हार गए और रविंदर सिंह नेगी चुनाव जीते। मोतीनगर सीट से आम आदमी पार्टी के शिवचरण गोयल चुनाव हार गए। बीजेपी के हरीश खुराना जीते हैं। अब हरीश खुराना के बारे में भी है कि एक चेहरा वो भी हो सकते हैं, मदन लाल खुराना के बेटे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के शासन में थे। छतरपुर सीट से आम आदमी पार्टी के ब्रह्म सिंह तंवर हार गए हैं। करतार सिंह तंवर जीते हैं। ग्रेटर कैलाश से सौरभ भारद्वाज को हराकर बीजेपी की शिखा रॉय चुनाव जीती हैं। लक्ष्मीनगर से भारतीय जनता पार्टी ने फिर अपना दबदबा कायम रखा। अभय वर्मा वहां से चुनाव जीते हैं। गांधीनगर से अरविंदर सिंह लवली भारी वोटों के अंतर से चुनाव जीते हैं। और सीमापुरी से आम आदमी पार्टी ने अपनी जीत बरकरार रखी। वीर सिंह धिंगान चुनाव हारे। त्रिनगर सीट से आम आदमी पार्टी की प्रीति जितेंद्र तोमर चुनाव हारी। बीजेपी के तिलक राम गुप्ता जीते हैं। शालीमार बाग से बीजेपी की रेखा गुप्ता जीती हैं। राजेंद्र नगर सीट से दुर्गेश पाठक आम आदमी पार्टी के हार गए और उमंग बजाज बीजेपी के यहाँ से चुनाव जीते हैं। संगम विहार सीट की बात करें तो आम आदमी पार्टी के दिनेश मोहनिया चुनाव हारे। बीजेपी के चंदन चौधरी जीते हैं। कालकाजी से आतिशी चुनाव जीत गई आम आदमी पार्टी की और रमेश बिधूड़ी हारे हैं। बाबरपुर सीट से आम आदमी पार्टी के गोपाल राय यहाँ से चुनाव जीत गए हैं। गोपाल राय सरकार में मंत्री थे और बड़े नेता हैं आम आदमी पार्टी के। उन्होंने अपनी जीत को बरकरार रखा है, अनिल कुमार वशिष्ठ को हराया। किरारी सीट से अनिल झा आम आदमी पार्टी के चुनाव जीत गए। सदर बाजार से आम आदमी पार्टी के सोमदत्त जीते हैं। चांदनी चौक सीट से आम आदमी पार्टी के पुनर्दीप सिंह साहनी चुनाव जीते हैं। तिलक नगर सीट से आम आदमी पार्टी के जरनैल सिंह चुनाव जीते हैं। कोंडली सीट से कुलदीप कुमार आम आदमी पार्टी के चुनाव जीत गए हैं। दिल्ली कैंट सीट से आम आदमी पार्टी के वीरेंद्र सिंह कादियान चुनाव जीते हैं। सुल्तानपुर माजरा सीट से आम आदमी पार्टी ने मुकेश कुमार को उम्मीदवार बनाया था, चुनाव जीते हैं। हरिनगर सीट से बीजेपी के श्याम शर्मा चुनाव जीते हैं। रिठाला सीट से बीजेपी के कुलवंत राणा जीते हैं। सीलमपुर सीट से आम आदमी पार्टी के चौधरी जुबेर अहमद जीते हैं। मंगोलपुरी सीट से बीजेपी के राजकुमार चौहान चुनाव जीत गए और मुस्तफाबाद से बीजेपी के मोहन सिंह बिष्ट जीते। ये करावल नगर से इनको टिकट नहीं दिया गया, मुस्तफाबाद से चुनाव लड़े और वहां से चुनाव जीत गए। आदर्श नगर सीट से बीजेपी के राजकुमार भाटिया जीते हैं। अंबेडकर नगर सीट से आम आदमी पार्टी के डॉक्टर अजय दत्त चुनाव जीत गए हैं। बदरपुर से एक बार फिर से नारायण दत्त शर्मा चुनाव हार गया। आम आदमी पार्टी के राम सिंह नेताजी चुनाव जीते हैं। बादली से बीजेपी के अहिर दीपक चौधरी चुनाव जीते हैं। बलीमारान सीट से आम आदमी पार्टी के इमरान हुसैन चुनाव जीते हैं और बवाना सीट से बीजेपी के रविंदर इंद्राज चुनाव जीते हैं। ब्रिजबावसन सीट से कैलाश गहलोत जो आम आदमी पार्टी की सरकार में मंत्री थे छोड़कर बीजेपी में आए और बीजेपी ने उन्हें टिकट दिया और वहां से अपनी जीत को उन्होंने बरकरार रखा। बुराड़ी सीट से संजीव झा चुनाव जीत गए हैं। ये वो सीट है जिसको बीजेपी ने अपने सहयोगी जेडीयू के लिए छोड़ा था और जेडीयू ने शैलेंद्र कुमार को अपना उम्मीदवार बनाया था, लेकिन वो जीत नहीं पाए। इसी तरह से देवली सीट भी बीजेपी ने एलजेपी रामविलास पासवान की पार्टी के लिए छोड़ा था। चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी आर के लिए छोड़ा था। दीपक तंवर को एलजेपी आर ने अपना उम्मीदवार बनाया था, लेकिन वो जीत नहीं पाए। आम आदमी पार्टी के प्रेम चौहान यहाँ से चुनाव जीत गए। द्वारका से बीजेपी के प्रद्युम्न सिंह राजपूत चुनाव जीते। गोंडा सीट से आम आदमी पार्टी के गौरव शर्मा हार गए। बीजेपी के अजय महावर चुनाव जीते। गोकुलपुर सीट से आम आदमी पार्टी के सुरेंद्र कुमार चुनाव जीते हैं। जनकपुरी से बीजेपी के आशीष सूद चुनाव जीते हैं और ये भी आशीष सूद भी एक नाम है जिसके बारे में चर्चा चल रही है कि ये भी हो सकते हैं, अगर सरकार में मंत्री पद भी इन्हें मिल सकता है, एक बड़ा नाम। और एक और नाम करावल नगर से कपिल मिश्रा बीजेपी के चुनाव जीते हैं। कपिल मिश्रा को लेकर भी चर्चा का दौर चल रहा है कि क्या ये हो सकते हैं सरकार के मुखिया, क्या इनके नेतृत्व में सरकार बन सकती है, मुख्यमंत्री क्या ये बन सकते हैं। लेकिन झटका लगा बीजेपी को करोल बाग से जब उसके बड़े नेता दुष्यंत गौतम वहां से चुनाव हार गए और आम आदमी पार्टी के विशेष रवि वहां से चुनाव जीते हैं। कस्तूरबा नगर सीट से बीजेपी के नीरज बसोए चुनाव जीते और पहला जो नतीजा आया था, रुझान जो नतीजे में बदले थे, नीरज बसोए का ही था।
कस्तूरबा नगर सीट के बारे में हमने आपको बताया, नीरज बसोया यहाँ से चुनाव जीते हैं। कृष्णा नगर सीट से बीजेपी के डॉक्टर अनिल गोयल चुनाव जीते। मादीपुर सीट से कैलाश गंगवाल बीजेपी के चुनाव जीते। मालवीय नगर सीट से सतीश उपाध्याय चुनाव जीते और सोमनाथ भारती यहाँ से चुनाव हार गए। मटिया महल सीट से आम आदमी पार्टी के आले मोहम्मद चुनाव जीते। मटियाला सीट से बीजेपी के संदीप सहरावत चुनाव जीते। महरौली सीट से बीजेपी के गजेंद्र सिंह यादव चुनाव जीते। मॉडल टाउन से बीजेपी के अशोक गोयल चुनाव जीते। मुंडका सीट से बीजेपी के गजेंद्र डाल चुनाव जीते हैं, जबकि नजफगढ़ से बीजेपी की नीलम पहलवान चुनाव जीत गईं। नागलोई जाट सीट से बीजेपी ने जीत दर्ज की, मनोज कुमार चुनाव जीते। नरेला से बीजेपी के राजकरण खत्री चुनाव जीते। ओखला से आम आदमी पार्टी के अमानतुल्लाह खान चुनाव जीते और माना ये जा रहा था कि अमानतुल्लाह खान गिर गए हैं। हैदराबाद वाले ओवैसी साहब अपने उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन उसका फ़ायदा उन्हें नहीं मिल पाया या बीजेपी उसका फ़ायदा नहीं उठा पाई। मनीष चौधरी वहाँ बड़ी मजबूती से लड़े थे, लेकिन चुनाव हार गए। अमानतुल्लाह खान वहाँ से चुनाव जीत गए हैं। पालम सीट की बात करें तो बीजेपी के कुलदीप सोलंकी वहाँ से चुनाव जीते हैं और पटेल नगर सीट से आम आदमी पार्टी के प्रवेश रत्न चुनाव जीते हैं। आर के पुरम से बीजेपी के अनिल शर्मा चुनाव जीते हैं। रोहिणी से एक बार फिर से विजेंद्र गुप्ता चुनाव जीते। ये विजेंद्र गुप्ता 2015 में जब 3 सीटें जीती थी, उसमें से 1 सीट विजेंद्र गुप्ता जीते थे। 8 सीटें जब 2020 में बीजेपी ने जीती थी, तो उसमें भी रोहिणी से इस सीट पर उन्होंने अपनी जीत बरकरार रखी थी और एक बार फिर से इस बार विजेंद्र गुप्ता चुनाव जीते हैं और विजेंद्र गुप्ता भी एक बड़ा चेहरा, एक बड़े दावेदार के तौर पर मुख्यमंत्री के लिए हैं। रोहतास नगर सीट से आम आदमी पार्टी की सरिता सिंह चुनाव हार गईं और बीजेपी के जितेंद्र महाजन चुनाव जीते हैं। शाहदरा सीट से आम आदमी पार्टी की जितेंद्र सिंह शंटी चुनाव हार गए। बीजेपी के संजय गोयल जीते। शकूर बस्ती से बीजेपी के करनैल सिंह चुनाव जीते। तिमारपुर से बीजेपी के सूर्य प्रकाश खत्री चुनाव जीते। त्रिलोकपुरी से बीजेपी के रविकांत चुनाव जीते। तुगलकाबाद से आम आदमी पार्टी के सहीराम चुनाव जीत गए, जबकि उत्तम नगर सीट से बीजेपी के पवन शर्मा चुनाव जीती हैं। माफ करेंगे, उत्तम नगर सीट से बीजेपी के पवन शर्मा चुनाव जीते हैं और यहाँ से पूजा बालियान चुनाव हार गई। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार थी। विकासपुरी सीट से पंकज कुमार सिंह बीजेपी के चुनाव जीते। विश्वासनगर भी एक ऐसी सीट है जहां पर 2015 में और 2020 में ओम प्रकाश वर्मा यहां से चुनाव जीते थे और ये जीत का सिलसिला इस बार भी जारी रहा। विश्वासनगर पर ओम प्रकाश शर्मा चुनाव जीत गए। फिर से दीपक सिंघल को इन्होंने हराया और वजीरपुर सीट से पूनम शर्मा भारतीय जनता पार्टी की चुनाव लड़ी थी और उन्होंने राजेश गुप्ता आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को हराया और अपनी जीत को और वो चुनाव जीत गई हैं। तो ये है 70 सीटों का लेखा जोखा। लेकिन एक चीज जान जाइए कि जो मुस्लिम बहुल इलाके थे, उन मुस्लिम बहुल इलाकों में आम आदमी पार्टी ने अपनी जीत बरकरार रखी है। उन सीटों पर अपनी जीत को बरकरार रखा है। उन सीटों पर पार्टी जीती है आम आदमी पार्टी, यानी कि मुस्लिम वोट जो है वो इधर-उधर नहीं गए हैं, वो कंसोलिडेट तौर पर आम आदमी पार्टी को वोट उन लोगों ने दिया है। लेकिन बाकी जो वोटर्स हैं, दलित वोटर्स हैं, मिडिल क्लास वोटर्स हैं, महिला वोटर्स हैं, यूथ हैं, फर्स्ट टाइमर्स हैं, उन लोगों के जो वोट आम आदमी पार्टी को चंक में जाते थे, वो वोट आम आदमी पार्टी से खींचने में भारतीय जनता पार्टी सफल रही और इस चुनाव में बड़ी जीत हासिल की। लेकिन इस बड़ी जीत के साथ भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनौती भी है। चुनौती अपने संकल्पों को पूरा करने की, जो वादे किए हैं उन वादों को पूरा करने की। जो फ्रीबीज की बात जो हुई है वो तो खैर अलग है, लेकिन सवाल ये कि दिल्ली के प्रदूषण पर, दिल्ली की यमुना की सफाई पर, दिल्ली की सड़कों पर, दिल्ली के की गंदगी, दिल्ली के सीवर, दिल्ली की नालियों पानी और बारिश के वाटर ब्लॉकेज को लेकर इस पर काम करना होगा। जिसके नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बनेगी, जो भी मुख्यमंत्री बनेगा, उस सरकार के सामने चुनौती होगी। इसको एड्रेस करना होगा और इन समस्याओं का समाधान करना होगा। गर्मी में पानी की जो समस्या दिल्ली में होती है, उस समस्या से भी दिल्ली वालों को निजात दिलाना होगा। ये सब चुनौती हैं। इन चुनौतियों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब बनेगी और इन
समस्याओं का समाधान निकालना होगा। तो चलिए, अब देखते हैं कि किसके नेतृत्व में सरकार बन रही है। कुछ और बातें कल हम करेंगे दिल्ली के चुनाव को लेकर, लेकिन इसके साथ ही मिल्कीपुर में भी भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी जीत हासिल की है। जो बदला था 2024 के लोकसभा का और 2022 में जो सीट हार गई थी, फैज़ाबाद लोकसभा सीट जो चुनाव में सबकी नज़र में था, बीजेपी हार गई थी, वो सीट एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के पास विधानसभा में अवधेश प्रसाद की विधानसभा की सीट की जो मिल्कीपुर की थी, वो बीजेपी ने झटक लिया। इस उपचुनाव में 65,000 के वोटों के अंतर से बीजेपी के चंद्रभानु पासवान चुनाव जीते। अजित प्रसाद, अवधेश प्रसाद के बेटे जो हैं, वो चुनाव हार गए। बीजेपी को वहाँ भी एक तोहफ़ा मिला है जीत का। चलिए इसको लेकर भी आगे भी फिर हम लोग बात करेंगे। आज जो चर्चा है, उस चर्चा में इतना ही। फिर मिलेंगे। नमस्कार।